वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक नए कोर्स और एक नए सेमेस्टर में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे और अपना और अपने फैमिली का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। इस पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए हम लोग इस सेमेस्टर में ऑनलाइन मोड और कुछ ऑफलाइन मोड दोनों तरह के मोड्स का यूज करेंगे स्टडी के लिए। तो इस सेमेस्टर में हमारा स्टडी प्लान कैसे रहने वाला है, इसके लिए मैंने ये पहला लेक्चर जो है इसी के लिए डेडिकेटेड है। तो मैं आपको इस सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ाने वाला हूँ। इसके लिए हम देखते हैं कि हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे। आज के हमारे जो लेक्चर का टारगेट है वो होगा, इस लेक्चर को करने के बाद आप लोगों को पता चलेगा इस कोर्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें स्टडी करने वाले हैं, क्या क्या कोर्सेज हम लोग क्या क्या टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे, हमारा सिलेबस और पैटर्न किस तरह से रहने वाला है। इसके लिए आपको मैं क्या करूँगा, कोर्स कंटेंट क्या क्या होगा उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद सेकेंड नंबर पे हम आपको बताएंगे कि हमें कौन कौन सी बुक्स स्टडी करनी है। कुछ बुक्स होंगी जिनको मैं ई बुक के फॉर्म में आपको दूंगा, कुछ आप लाइब्रेरी से ले सकते हैं और कुछ इंटरनेट की अदर बुक्स भी आप लोग अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। एक बार मुझसे उनके बारे में इंक्वायर ज़रूर कर लीजिएगा कि दैट बुक इज़ यूजफुल फॉर यू और नॉट। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस सेमेस्टर में हमारा टीचिंग लर्निंग मेथड कैसे रहेगा, हाउ वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सेमेस्टर, बिकॉज ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशंस we are unable to conduct the classes in normal mode conduct in previous semesters. So we have to cope up with the situations and do not let pandemic hurt our career, and hope that we will move to a better future fighting with the pandemic. Let us proceed with the lecture. जो ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, ये पूरा जो सिलेबस है टोटल 7 यूनिट्स में डिवाइडेड है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज 7 यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे पहला जो यूनिट आएगा वो इंट्रोडक्शन का आएगा कि हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होता क्या है, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी और कब जो है उसको कब से उसको स्टार्ट किया गया है और किस किस कंडीशंस में हम उसको यूज करते हैं, किस किस जगह पे उसको प्लानिंग करके रखते हैं, मतलब कि कौन कौन से उसके एरियाज ऑफ एप्लीकेशन है। जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होगी उसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर होगा उसकी क्वालिटीज़ क्या होंगी, एक अच्छे इंडस्ट्रियल इंजीनियर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे इंट्रोडक्शन में करेंगे। और इसके साथ साथ एक ब्रीफ ओवरव्यू होगा इंट्रोडक्शन में कि इस सिलेबस में टोटल हमारे पास जो चीज़ें हैं जैसे प्रोडक्टिविटी है, ऑर्गेनाइजेशन है और कास्ट एस्टिमेशन है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को एक बेसिक आइडिया डिफिनीशन जैसी जो होती है वो हमारा इंट्रोडक्शन में रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट हमारे पास आती है कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट करने चल रहे हैं, तो इसमें आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या होता है उसके साथ साथ मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट में आप देखेंगे जो भी हमारे पास मैन, मशीन एंड मटेरियल तीनों चीज़ें होती हैं उनको हम प्रॉपरली कैसे मैनेज कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कैसे रख सकते हैं, या काम कितना है उसको एस्टिमेट कैसे कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, मैनेजमेंट क्या होता है, उसके अलग अलग साइंटिस्ट्स के ओवरव्यू क्या होते हैं, ठीक है, और हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, प्लानिंग कैसे करेंगे, फोरकास्टिंग कैसे करेंगे और रूटिंग शेड्यूलिंग कैसे करेंगे, रूटिंग कैसे करेंगे कि किस जगह से हमारा मटेरियल मूव करेगा। ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में आएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं और किस किस तरह से मैनेजमेंट हमारे प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आएगा डिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या करते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन हमारी 2 या 3 लोगों की है तब तो हम आपस में बात करके एक जगह पे बैठ के भी काम कर लेते हैं। 10 लोगों की होती है, अगर 10 पीपल्स है
तब भी धीरे धीरे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होना चालू होते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा हो गया, सपोज 100 एम्प्लॉयज़ हो गए, 200 एम्प्लॉयज़ हो गए, 1000 हो गए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 50,000 एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, तो उनको जो है एक ही पर्सन कोई उनको हैंडल नहीं कर सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अलग अलग फंक्शंस के बेसिस पे हम पूरी जो हमारा एम्प्लॉय होता है उसको हम क्या करते हैं, अलग सिमिलर वर्क की कैटेगरीज बनाते हैं। जैसे प्रोडक्शन वाला होगा प्रोडक्शन करेगा, जो क्वालिटी वाला होगा क्वालिटी कंट्रोल करेगा, और जो डिज़ाइनर होगा वो डिज़ाइनिंग करेगा। या अगर कॉलेजेस का एग्जांपल लें तो जो है टीचर्स का अलग जो है टीचिंग फैकल्टी, नॉन टीचिंग हो गया, अदर स्टाफ हो गया, HR हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक पर्टिकुलर टास्क होता है कि हमको ये एकम्प्लिश करना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करते हैं कि कौन क्या काम करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ कौन किसको रिपोर्ट करेगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। पता चला बीच में कोई 2 मैनेजर हो गए, 2 मैनेजर को एक ही पर्सन अगर रिपोर्ट करेगा तो प्रॉपरली जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमें इस तरह से रखनी है कि रिपोर्टिंग 1 पर्सन रिपोर्टिंग टू 1 मैनेजर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली स्ट्रक्चर कैसे करना चाहिए, रियल में उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ऐसे रेंडमली हम नहीं बना देते हैं। उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट होगा वो हम लोग डिज़ाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में करेंगे। ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे में कैसे करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आएगा मैनेजमेंट प्लानिंग। मैनेजमेंट प्लानिंग का मतलब फंड कहाँ से आएगा, फंड खर्च कैसे होगा, कितने पीपल्स होंगे, उनको कितना पैसा देना है, कौन सी मशीन खरीदनी है नहीं खरीदनी है। तो इसका मतलब जो 4th यूनिट आएगी इसमें हम लोग जो है मैनेजमेंट का प्लान कैसे कैसे होगा कि हमारा फ्यूचर में हमारा प्लान कैसे है, नेक्स्ट 5 ईयर्स की प्लानिंग, 10 ईयर्स की प्लानिंग। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करके रखते हैं कि हमें फ्यूचर में जो है कितना प्रॉफिट जनरेट करना है, कितना जो है अपना एक्सपेंशन करना है। वो सारी चीज़ें क्या आती हैं, मैनेजमेंट प्लानिंग में आएगा। और साथ के साथ डिसीजन मेकिंग मतलब कौन सा काम करना है नहीं करना है। बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसी आएंगी जहाँ पे मैनेजर्स को या जो इंजीनियर होगा उसको डिसाइड करना पड़ता है 2 चीज़ें हैं, इसको करें या इसको करें। तो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो सारी चीज़ हम लोग क्या करेंगे, 4th यूनिट है हमारा डिसीजन मेकिंग, उसमें करेंगे, 4th यूनिट में करेंगे। इसके साथ साथ हमने डिसीजन ले लिया, अब उस पर काम कैसे होगा, काम प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसकी कंट्रोलिंग कैसे करनी है, तो ये भी हम लोग क्या करेंगे 4th यूनिट में स्टडी करेंगे। तो ये हमारी क्या होगी, मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग की यूनिट होगी। तो उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है प्लांट लोकेशन एंड लेआउट। तो अभी इसके लिए अगर मैं नैनो प्लांट का लूँ तो क्या होगा, पश्चिम बंगाल से उसको लाके गुजरात में लगाना पड़ा। तो इस तरह से प्लांट कहाँ रखना है, पता चला हम पावर प्लांट बना रहे हैं और कोयला हमें ले आना है, बिहार से ले आना है या कहीं दूर से ऐसी डिस्टेंस से ले जाना है कि कॉस्ट ही कोयले की जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो प्रॉपरली हमें कैसे रखना है, प्लांट कहाँ लगाएं तो बेनिफिट रहेगा। जैसे चिप्स का प्लांट लगाना है तो ऐसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पब्लिक उसको खाने वाली होगी। इसी तरह से अगर हमें एग्रीकल्चर लगाना है तो उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो इजीली कहाँ पे हम सेल कर पाएंगे उसके बेसिस पे हम लगाएंगे। और प्लांट ऐसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पे ह्यूमन को हार्म ना हो। पता चला इतना पॉल्यूशन हो रहा है, लोग मर रहे हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या करेंगे, कहीं दूर ले जाके लगाएंगे। तो प्लांट को कहाँ रखने से हमें प्रॉफिट होगा, कहाँ रखने पे सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट होगी, वो सारे स्टडी हम लोग क्या करते हैं प्लांट लोकेशन स्टडी में करेंगे। कहाँ पे लगाएंगे प्लांट तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, इसके साथ साथ प्लांट का लेआउट क्या होगा। लेआउट का मतलब ये होता है कि सपोज पता चला हमने मशीनिंग कर ली, अगला उसको पेंटिंग करनी है और पेंट साफ पता चला प्लांट के अंदर में लगा दिया एकदम लास्ट में। तो जहाँ पे मशीनिंग की वहाँ से प्लांट तक ले जाते आदमी ढोते उसको ट्रांसपोर्टेशन करते समय जो है टायर्डनेस आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्लांट का लेआउट इस तरह से रखेंगे कि मटेरियल, मैन और मशीन की मूवमेंट मिनिमम पॉसिबल हो, जितना मिनिमम हो पाए उतना अच्छा रहेगा। तो हम प्लांट का लोकेशन और लेआउट डिज़ाइन करते हैं
कि बेस्ट मैन मशीन मटेरियल का यूटिलाइजेशन कैसे हो और मिनिमम कॉस्ट लगे और मैक्सिमम आउटपुट हमारा आए, और सोशल, इकोनॉमिक और स्पेस यूटिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें देखते हैं। कि लेआउट में आप देखोगे कुछ 3D स्पेस होगा, अगर पता चला कोई वर्क नीचे कर रहा है, अगला वर्क जो है अगर फर्स्ट फ्लोर पे हो रहा है, अगर फर्स्ट फ्लोर की हाइट इतना रख सकें कि यहाँ से सीधे उसको हैंड ओवर कर दें, किसी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत ना पड़े, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टेप वाइज स्टेप ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्लांट का लोकेशन कहाँ पे होगा और उसका लेआउट कैसे होगा, हम प्लांट लेआउट एंड लोकेशन में स्टडी करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि हम लोग रिसोर्सेज कम यूज करें और जो आउटपुट है, आउटपुट का मतलब जैसे अगर कोई व्हीकल बना रहा है तो व्हीकल बनाने का मतलब ज़्यादा व्हीकल, कम पीपल लगे, उनको सैलरी कम देनी पड़े, कम लोगों का यूज हो और आउटपुट जो हो वो मैक्सिमम हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी प्लानिंग करते हैं। ह्यूमन को ऐसे नहीं करना है कि इतना काम उसको दे दिया, इतना काम दे दिया कि वो थक गया, पता चला थक गया, थके थके अगर वो काम कर रहा है तो आपके प्रोडक्ट बनाने में गलतियां करेगा। पता चला आदमी इतना 12 घंटे 18 घंटे काम कर रहा है, अगले दिन मशीन चला रहा है, उसी में स्लीप कर गया, अगर उसी में सो गया तो क्या होगा, उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपका प्लांट डैमेज भी हो सकता है, मशीनरी डैमेज भी हो सकती है। तो प्रोडक्टिविटी में हमें मैन, मशीन और मटेरियल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन देखना है कि ह्यूमन भी खुश रहे, मशीन भी प्रॉपरली यूटिलाइज हो और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, ना तो ओवर यूटिलाइजेशन हो ना तो लो यूटिलाइजेशन हो। इसका मतलब ऑप्टिमम हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं बेस्ट रिजल्ट के लिए कि हमारे ह्यूमन के लिए भी कन्वीनियंट हो और हमारे मशीन के लिए भी कन्वीनियंट हो। तो हम ये सारी चीज़ें, इनसे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो हम प्रोडक्टिविटी में पढ़ेंगे। इसके बाद 7th आता है हमारे पास, जैसे बहुत बड़ा बड़ा काम है, बड़े काम है, जैसे कोई ट्रैक्टर असेंबल करना है। तो ट्रैक्टर असेंबल करना है तो उसके स्टेप्स होंगे। पहले जो है उसका चेसिस आएगा, चेसिस के ऊपर उसके अलग अलग गियर प्लांट्स लगेंगे, गियर के ऊपर आपका गियर बॉक्स के ऊपर हैंडल लगेगा, उसके ऊपर सीट लगेगी, टायर लगेगा। तो थोड़े थोड़े करके बहुत सारे वर्क हो जाते हैं। तो वर्क एनालिसिस में बेसिकली हम ये देखते हैं कि किसी काम को करने में कितना टाइम लगता है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो जैसे आपसे कह दिया जाए कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, आप कल उसको फिनिश करके आना, परसों उसका एग्जाम होगा, तो आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो वर्क स्टडी होता है वो हमें ये बताता है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ने में हमें कितना टाइम लगेगा। वो क्या करेगा, वर्क स्टडी जब हम करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि पढ़ने में, इसको पढ़ने के लिए कितना टाइम चाहिए। उसके बाद फिर असाइन किया जाएगा कि इसको पढ़ने के लिए हमको 40 आवर्स 42 आवर्स चाहिए। अगर कोई इससे कम में पढ़ने के लिए कहता है तो आप नहीं कर पाओगे। अगर इससे ज़्यादा देता है तो आप क्या करोगे, पढ़ोगे नहीं, आराम से कुछ देर फिनिश करने के बाद खाली बैठे रहेंगे। तो इसका मतलब वर्क एनालिसिस हमारा बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट को, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कोई प्रोडक्शन हो या कोई मशीनरी आपको बनानी हो, तो उसमें क्या होता है, ये वर्क स्टडी हमारा हमको ये बताता है कि इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, उसके हिसाब से असाइन किया जाता है। उसके हिसाब से प्लान करेंगे कि कितना ह्यूमन लगाना है, कितनी मशीन लगानी है और कैसे प्लान करना है। इसका मतलब ऐसा जो है, किसी भी काम को करने में कितना टाइम लगेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्क एनालिसिस करते हैं कि इस टास्क को करने में 1 पर्सन से कितना टाइम लगेगा। अगर 50,000 प्रोडक्ट बनाना है एक ही दिन में तो पर्सन कितने लगेंगे। तो इसका मतलब वर्क स्टडी की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि हमें कितनी मशीन लगानी है, कितना मैन पावर लगानी है और क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। वर्क स्टडी हमारा बेसिकली, बिना वर्क स्टडी किए अगर हम कोई काम करेंगे तो क्या होगा, लीड्स टू फेल्योर। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम बिना प्रॉपरली वर्क स्टडी किए काम करना हमने स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, हो ही नहीं पाएगा। पता चला एक दिन में 40 लेक्चर की प्रिपरेशन करनी है, आप नहीं कर पाएंगे। या 40 लेक्चर की प्रिपरेशन आपको 100 घंटे दे दिया जाए तो आपके पास खाली टाइम बहुत सारा रहेगा। तो अगर कोई वर्कर खाली टाइम
बैठा हुआ है तो वो भी एक वेस्टेज है। अगर किसी के ऊपर ओवरलोड है, ओवरबर्डन्ड है, तो वो भी जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसान ही है। तो वर्क एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि वर्क में क्या क्या चीज़ें होंगी वो हम देखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सिलेबस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद इस सिलेबस को कवर अप करने के लिए बेसिकली अगर देखा जाए तो जब आप इंजीनियरिंग में आते हैं तो आपको मल्टीपल बुक्स रिफ़र करनी पड़ती हैं। तो ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के केस में क्या है कि आपको सारे टॉपिक्स तो एक ही बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन मोस्टली टॉपिक्स को जो कवर करने के लिए हमारे पास क्या है, एक बुक है, वो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ओपी खन्ना। इसकी ई बुक मेरे पास अवेलेबल है, तो यूजिंग मेल आईडी में सबको ये ई बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बाय ओपी खन्ना जो है वो हमारे पास क्या है, एक अच्छी बुक है। इसके अलावा एक बुक है फिलिप ई हिक करके, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की है, टाटा मैकग्रॉ हिल की है। इसकी भी ई बुक मेरे पास अवेलेबल है, ये भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। और कुछ बुक्स हैं जो आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, एपी वर्मा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो इस तरह की ये बुक्स हैं जो आपकी लाइब्रेरी में भी अवेलेबल हैं और इनका हम यूज कर सकते हैं। तो ये 3 बुक्स का हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे। तो आपको सारी बुक में से जो है क्या करना पड़ेगा, टॉपिक्स प्रॉपरली अरेंज नहीं है, इनको कैसे करना है ये मैं साथ के साथ जैसे जैसे आपका सिलेबस चलता रहेगा वैसे वैसे क्या करेंगे, इनको हम स्टडी करते रहेंगे। तो ये हमारे पास बुक्स होंगी, जिसमें से फर्स्ट 2 की ई बुक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके बाद आते हैं इस सेमेस्टर में हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे रहेगा, मेथड ऑफ लर्निंग क्या रहेगी। तो जैसे देखिए बुक्स बहुत सारे लोगों के पास ई बुक्स मैं दे रहा हूँ, तो आपको ऑनलाइन पढ़ने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए होगा, तो थोड़ा सा हम टाइम देंगे आपको। तो मेथड ऑफ लर्निंग में आप देखेंगे तो ये आपका स्टेप्स रहेगा। जैसे फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा बिफोर द लेक्चर, बिफोर द ऑनलाइन लेक्चर आपको क्या होगा, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और कुछ रेफरेंस वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। एक तरह से नोट्स हो गया, जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि हमको अगले दिन जो है क्या चीज़ स्टडी करनी है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमको क्या स्टडी करना है, वो आपको आइडिया रहेगा। अगर आप प्रायर स्टडी करके आएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा कि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वैसे क्वेश्चन पूछने का ऑप्शन बाद में भी रहेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट ऑनलाइन क्वेश्चन आ जाता है तो वो सबसे अच्छा मेथड होता है कि जो चीज़ टाइम पे होती है वो सबसे अच्छी होती है। तो 1 डे प्रियर आपको रेफरेंस मटेरियल मिलेगा जिसको आप स्टडी करेंगे, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी, इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड फाइल। तो एनी मेथड से आपको क्या किया जाएगा, आपको प्रियर आपको पता रहेगा कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या स्टडी करने वाले हैं, तो आप उसको स्टडी करके आएंगे। नेक्स्ट डे आपकी क्या होगी, ऑनलाइन क्लास होगी। ऑनलाइन जो लेक्चर होगा उसमें आप सारे लोग रहेंगे और जो सब्जेक्ट होगा उसकी टीचिंग की जाएगी आप लोगों को प्रॉपरली, और जो आपकी क्वेरीज होंगी उनको सॉल्व किया जाएगा, और जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड वो सारे वहाँ पे एड्रेस किए जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको कैसे हैंडल करना है। और इसके साथ जब आपका चैप्टर फिनिश होता है तो आपको थर्ड स्टेप में यहाँ पे आके आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्विज होगा उसका और एक असाइनमेंट होगा जो आपका इवेल्युएशन प्रोसेस होगा। तो इसका मतलब टोटल हमारा जो टीचिंग लर्निंग मेथड है वो 3 स्टेप्स के थ्रू होके जाएगा। एक दिन पहले आपको मटेरियल मिलेगा, उसके बाद फिर ऑनलाइन लेक्चर होगा, इसके बाद आप क्विज एंड असाइनमेंट मिलेगा जिसको आप सबमिट करेंगे और उसका इवेल्युएशन होगा। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा। और साथ के साथ एमएसटी और क्लास टेस्ट जैसे होते हैं वो टाइम टू टाइम अनाउंस किए जाएंगे एज पर द यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट। तो वो चीज़ें भी आप साथ साथ करते रहें।